Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड्स, ये हमारे मध्य प्रदेश सीरीज़ का थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और राज्य का गठन पढ़ने वाले हैं. इसके पहले अगर आपने मध्य प्रदेश के दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था मध्य प्रदेश का, सो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का कंप्लीट सिलेबस आपको बताया गया है. और सेकंड वीडियो में मध्य प्रदेश की जनरल इन्फॉर्मेशन हमने या सामान्य जानकारी हमने डिस्कस करी थी. तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी हमें डिस्कस करना है और हम आगे करने वाले हैं. कुछ हम फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, और संभाग से संबंधित होंगे. पर उन्हें हम कब डिस्कस कर सकते हैं? जब हमने मध्य प्रदेश राज्य का गठन पढ़ा होगा. तो गठन जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से मध्य प्रदेश के जिलों का गठन होता है या मध्य प्रदेश स्टेट का गठन यहाँ पर होता है. सो आइए फ्रेंड, हम आगे डिस्कस करते हैं. स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन एंड पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के गठन और विभाजन की क्या कहानी है या किस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य का गठन और विभाजन होता है. तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूर्णतः एक भू अविष्ठित राज्य है. यह लैंड लॉक्ड स्टेट है, हुआ है, या भूमि से घिरा हुआ है, ठीक, जिसे ब्रिटिश काल के अंदर हम सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे. ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया कहा जाता था या मध्य भारत भी इसे कहते थे, ठीक, कहा जाता था. सेंट्रल इंडिया जो था इसमें बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की कुछ रियासतों के भाग सम्मिलित थे, जिससे आपका क्या बन रहा था? सेंट्रल इंडिया बन रहा था. तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा रहे होंगे कि भाई मध्य प्रदेश किस तरह का राज्य है. तो पहला तो आप ये बता सकते हैं कि भाई भू अविष्ठित राज्य है, ठीक है. मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो आप कह सकते हैं भाई सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक. सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या आता था? तो मध्य भारत के जो अंदर है या सेंट्रल इंडिया है, इसके अंदर आपका बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की कुछ रियासतों के भाग सम्मिलित थे. इन सबको मिलाकर ही क्या बनाया गया था? सेंट्रल इंडिया बनाया गया था. अगर हम मैप में देखना चाहें तो इंडिया के मैप में हम देख सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का जो मैप है वो हमें कुछ इस तरीके का नज़र यहाँ पर आ रहा होगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई ये मध्य प्रदेश बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये मध्य भारत है, ठीक है, ये आपका विंध्य प्रदेश है, ये वाला पार्ट, ये भोपाल स्टेट है, ठीक है. इस तरह से ये हमें मैप में यहाँ पर दिख रहा, समझ सकते हैं, या मैप में आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे. ये 1930 मतलब 1947 के पहले का ये मैप है. आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन है, ठीक है, या मध्य प्रदेश का जो स्टेट फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कई परिस्थितियों और कई समितियों और कई आयोगों की सिफारिश के पश्चात हुआ है. सबसे पहले हम यहाँ बात अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 1947 से 1956 के बीच में क्या परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुए और किस तरीके से मध्य प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को होता है. पर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे आज़ादी के बाद, या 1947 से लेकर हम 1956 तक की यात्रा करते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस मध्य प्रदेश में आते हैं और क्या परिवर्तन यहाँ पर होते हैं. साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई 1956 से 2000 के बीच में क्या परिवर्तन या क्या चेंजेस होते हैं, और 2000 से लेकर आज तक हम अगर देखें प्रेजेंट तक, तो मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस होते हैं. तब हमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट जो है या जिले जो हैं या संभाग जो है, इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है और कौन सा जिला कब हमारे सामने आता है. तो इस चीज़ को हम वन बाय वन यहाँ पर समझ रहे होंगे. सबसे पहले बात आती है भाई 1947 से 1956 तक की स्थिति की. आखिर 1947 से 1956 तक की जो स्थिति है, इसमें क्या परिवर्तन आते हैं या क्या चेंज मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 1947 में आज़ादी के समय, ठीक है, तत्कालीन रूप से जो भारतीय क्षेत्र था या जो 4 विशेष प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था. मतलब हम अगर बात करें कि भाई 1947 में आज़ादी के समय, तो भारत जो उस समय था या भारतीय जो क्षेत्र था वो 4 प्रकार के विशेष राज्यों में बटा हुआ था. मतलब भारत में राज्य नहीं थे, 4 प्रकार के विशेष राज्य थे. राज्य तो थे पर 4 प्रकार के विशेष राज्य थे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के राज्य बनाए गए थे. अब इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी प्रकार के राज्य भारत में उस समय बनाए गए थे. तो जैसा कि आपको पता है कि भाई आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले की हम बात करें 1947 के समय की, तो यहाँ पर अलग तरह से भारत के ऊपर शासन हो रहा था ना. एक तो ब्रिटिश रूल यहाँ पर चल रहा था या ब्रिटिश शासन था, जिसमें हम देखें तो 1935 का अधिनियम यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक. साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई इसमें कुछ राजा महाराजा या राजा रजवाड़े जो थे, छोटे राजा महाराजाओं का शासन था. रियासतें थी, आपने रियासतों के बारे में पढ़ा होगा कि भाई रियासतों का एकीकरण किया गया था. हम ये वाला टॉपिक जो है पॉलिटी और आपका इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम इसको कवर कर रहे होंगे. तो वहाँ हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हुआ और कैसे राज्य बनाए गए या कैसे देश को आज़ाद किया गया. ये वाला केस आप मॉडर्न इंडिया में समझ सकते हैं. तो अभी हम ये समझते हैं कि भाई उस समय 4 प्रकार के विशेष राज्य थे, और उन विशेष राज्यों के होने के पीछे कारण क्या था
कि उस समय भारत में अलग अलग तरह से लोग शासन कर रहे थे ना, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश रूल अलग शासन कर रहा था, ठीक है। राजा या बड़े महाराजा अलग थे ना, कुछ बड़ी रियासतें अभी भी बची हुई थी जो पूर्ण तरीके से भारत में विलय नहीं हुई थी, ठीक है, तो उनको हम देख सकते हैं। कुछ छोटी रियासत थी या छोटे राजा रजवाड़े थे, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। कुछ क्षेत्र लोगों के अंडर में था, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई 4-5 तरीके की यहाँ पर हमें राज्य स्थितियाँ देखने मिल रही हैं। तो इसीलिए भारत में उस समय क्या हुआ था, 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया था, जिसमें हम अगर देखें तो हमें पार्ट ए राज्य मिलता है, पार्ट बी स्टेट मिलता है, पार्ट सी स्टेट मिलता है और पार्ट डी स्टेट मिलता है। तो उस समय भारत में स्थिति क्या थी 1947 के समय की, 4 प्रकार की स्टेट हमें नजर यहाँ पर आ रहे थे, या 4 प्रकार की स्टेट हमें दिख रही थी। अब बात आती है कि आखिर ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी आखिर हैं क्या, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए राज्य को या पार्ट ए स्टेट को, कि भाई पार्ट ए स्टेट क्या है। सो इसमें ऐसे राज्यों को सम्मिलित किया गया था या शामिल किया गया था जिन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य कहा गया, और जो पूर्णतः ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र थे और जहां गवर्नर का शासन था। इसका मतलब ये है कि भाई पार्ट ए, जैसे हम बात कर रहे हैं ये वाला जो आप देख पा रहे हैं कि ये भाई पार्ट ए है, तो पार्ट ए के अंतर्गत ऐसी राज्यों को रखा गया था या ऐसे राज्य को शामिल किया गया था जो एक तो क्या हो रहा हो, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हम एक तो ये बात कर सकते हैं कि भाई इसमें एक तो 1935 का जो अधिनियम है उसमें जिसको राज्य कहा गया वो इसके अंदर शामिल होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है कि ये पूर्णतः क्या हो, ब्रिटेन के अंतर्गत या ब्रिटेन के अधीन आ रहा हो, मतलब इस पर पूरे तरीके से किसका कब्जा हो, ब्रिटिश का कब्जा हो या उनके अंतर्गत ये क्षेत्र आ रहा हो। तो पहली चीज तो हमने ये देखी भाई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको राज्य कहा गया, ठीक है। जो ब्रिटेन के अंतर्गत या ब्रिटेन के अधीन जो क्षेत्र था वो होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ क्या हो, पूर्ण रूप से गवर्नर का शासन हो। तो हमें ये 3 चीजें यहाँ पर देखने मिल रही हैं भाई, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसको राज्य कहा गया हो, ठीक है, ब्रिटेन के अधीन वो क्षेत्र आता हो, ठीक है, और जहाँ पर क्या हो, गवर्नर का शासन हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही पार्ट ए का दर्जा दिया गया था, उसे हम पार्ट ए कहेंगे। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं भाई पार्ट ए के बारे में आप किस तरीके से चीज़ें बता सकते हैं। तो पार्ट ए को आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारा पार्ट ए था, ठीक है, इसे ही पार्ट ए कहा गया था। आगे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इसके बाद कि भाई पार्ट बी क्या है। पार्ट बी का मतलब ये है कि भाई पार्ट बी में जो बड़े आकार की देसी रियासतें थीं, ठीक है, देसी रियासतें को यहाँ पर राज्य बनाया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई पार्ट बी, ये पार्ट बी है, ठीक है, जिसमें आप इंदौर रियासत देख सकते हैं, ग्वालियर रियासत देख सकते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी देसी रियासतें थी मध्य प्रदेश में उस समय, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद है, मैसूर है, इस तरह की जो बड़ी देसी रियासतें थी उनको यहाँ पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था, और उससे ही क्या बनाया गया था, पार्ट बी बनाया गया था। सो पार्ट बी में हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई पार्ट बी में क्या होगा, देसी रियासतों को यहाँ पर क्या किया गया है, बड़े आकार की देसी रियासतों को राज्य बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हैदराबाद है, मैसूर है, तो इनको यहाँ पर राज्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट सी स्टेट की या पार्ट सी राज्य की। सो इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश कमिश्नरी के शासन वाले राज्य और छोटी देसी रियासतों को यहाँ पर शामिल किया गया था, और इन सब से मिलाकर ही क्या बनाया गया था, यहाँ पर पार्ट सी बनाया गया था। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये वाला भाग आप देख सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में उस समय पार्ट सी ये वाला पार्ट था। इसी में आपका भोपाल राज्य आता था, ठीक है, और इसको हम रीवा वाले क्षेत्र को विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी रीवा बनाई गई थी। तो इसको भी हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट सी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें ब्रिटिश कमिश्नरी शासन वाले क्षेत्र आ रहे हैं, ठीक है, और छोटी देसी रियासतों को यहाँ पर राज्य बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं पार्ट डी स्टेट की। सो पार्ट डी स्टेट आप देख पा रहे हैं कि भाई ये वाला मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है, या मध्य प्रदेश में इस समय ये हमें नहीं दिख रहा है। सो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केवल पार्ट ए, बी और सी ही राज्य जो थे वो मध्य प्रदेश में शामिल थे, डी राज्य मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। हो सकता है कि आपका यहाँ से एमसीक्यू बन जाए कि भाई मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि पार्ट डी जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। डी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डी में ऐसे राज्यों को रखा गया है जिनका निर्माण क्या हो, अर्जित क्षेत्र से किया गया हो। अर्जित क्षेत्र का मतलब यह है कि भाई अगर आपने किसी क्षेत्र को युद्ध के दौरान जीता हो या किसी से संधि के द्वारा उस क्षेत्र को आपने अर्जित कर लिया हो, तो कुछ इस प्रकार के क्षेत्रों को डी में रखा गया था या उन्हें डी के अंदर शामिल किया गया था। पर हमें ये मध्य प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें डी स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल जाता है कि भाई 1947 से लेकर 1956 तक की जो स्थिति है उसमें मध्य प्रदेश जो था वो 3 स्टेटों में या 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, जिनको हम कह सकते हैं कि भाई पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सो इन 3 में मध्य प्रदेश उस समय बटा हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास पार्ट बी है जिसको हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या था, तो इसमें आपकी बड़े देसी रियासतें शामिल करी गई थी, या बड़ी रियासतें यहाँ पर शामिल करी गई थी, जिनमें हम तो मध्य प्रदेश को हम देख पा रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश जो है वो पार्ट ए में, बी में और सी में, तीन तरह के स्टेट्स के अंदर ये क्या है, डिवाइड है। और ये स्थिति हम देख पा रहे हैं 1947 से 1956 के बीच की। सो आगे हम इसको अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी कहते हैं, या इसी को सेंट्रल प्रोविंस और बराड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजधानी इसकी नागपुर हमें देखने के लिए मिलती है। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर शामिल पार्ट ए, बी और सी के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि 1947 के समय मध्य प्रदेश में एक्चुअल में पोजीशन क्या थी। अभी हमने इंडिया के बारे में बात की कि भाई इंडिया में उस समय चार तरह के हमें स्टेट देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है, पार्ट सी आता है और पार्ट डी आता है। लेकिन हमने ये देखा कि भाई पार्ट डी मध्य प्रदेश में उस समय नहीं था, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि 1947 में सेंट्रल इंडिया जो था, सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को चार पृथक राज्यों में, जिनमें हम देख सकते हैं तो मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो अब जो सेंट्रल इंडिया था, या जिसको मध्य भारत कहते थे या सेंट्रल इंडिया कहते थे, उसको अब पृथक चार तरह के स्टेटों में डिवाइड किया गया था, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश नाम दिया गया था, ठीक है, एक को विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था, एक को मध्य भारत नाम दिया गया था, और एक को आपका भोपाल स्टेट या अलग से पार्ट सी हम जिसको कह सकते हैं, या पृथक पार्ट सी बनाया गया था। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई पार्ट ए राज्य में या पार्ट ए स्टेट के अंदर क्या शामिल है। सो पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि बरार और सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई एवं इसे पार्ट ए में शामिल किया गया। जैसा कि हमने अभी देखा था मैप में कि भाई आपका जो पार्ट ए है, ठीक है, इसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़ भागों को शामिल किया गया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार को इसमें शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल किया गया, बघेलखंड को इसमें शामिल किया गया, और एक पार्ट ए स्टेट बना दिया, ठीक है। और इस पार्ट ए स्टेट की राजधानी क्या बना दी, यहाँ पर नागपुर बना दी। सो यही वहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम इसके बारे में देखें अगर, तो पार्ट ए जो स्टेट था, उस पार्ट ए स्टेट को तत्कालीन मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसे मध्य प्रदेश राज्य कहते थे, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश, ये एक्चुअल मध्य प्रदेश नहीं है, बट इसे मध्य प्रदेश कहते थे पार्ट ए को, ठीक है। अब इसमें हम शामिल क्षेत्रों की बात करें तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि भाई इसमें बरार शामिल है, आपका सेंट्रल प्रोविंस शामिल है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, और आपका बघेलखंड यहाँ पर शामिल है। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी इसकी हमें नागपुर देखने के लिए मिल रही है। भाई इसकी राजधानी क्या है, नागपुर है। प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पार्ट ए स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे उसके प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और राज्यपाल की हम बात करते हैं कि भाई इसके राज्यपाल कौन थे, तो ई राघवेंद्र राव जो थे वो इसके राज्यपाल थे, किसके, पार्ट ए के, ठीक। राजधानी हमें नागपुर यहाँ पर याद रखनी है। देन हम आगे अगर बात करते हैं तो हमारे पास पार्ट बी स्टेट आता है। पार्ट बी स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि भाई इसमें जो बड़ी देशी रियासतें थीं उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया की जो पश्चिमी रियासतें थीं, मतलब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि भाई होलकर जो इंदौर हैं आपके और ग्वालियर हैं, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पश्चिमी वाला भाग है, सेंट्रल इंडिया का जो पश्चिमी रियासतें हैं, इनको मिलाकर मध्य भारत नाम का एक पार्ट बी बनाया गया था, या इसका गठन किया गया था। और ग्वालियर तथा इंदौर को 6-6 महीने के लिए, 6-6 माह के लिए मध्य भारत की राजधानी बनाई गई। तो मतलब यह है कि भाई जो पार्ट बी है आपके पास, ठीक है, पार्ट बी को ही हम मध्य भारत कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रियासतें थीं बड़ी वाली, ठीक है, उनको यहाँ बड़ी रियासतों को यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक। और बड़ी रियासतों को शामिल करके मध्य भारत यहाँ पर या पार्ट बी बनाया गया, ठीक है, जिसे हम मध्य भारत कह रहे हैं। और इसकी राजधानी की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी ग्वालियर और इंदौर को 6-6 माह के लिए इसकी राजधानी बनाया गया। इस बात को हमें याद रखना है कि ग्वालियर और इंदौर को 6-6 महीने के लिए क्या किया गया, इसकी राजधानी बनाया गया है, ठीक है। सो ये आपका पार्ट बी है। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें डिटेल में, तो पार्ट बी का नाम मध्य भारत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। शामिल क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। की हम बात करें तो जीवाजी राव सिंधिया जो थे वो राज्य के प्रथम प्रमुख माने गए यहाँ पर, या बनाए गए। राजधानी की बात करें तो इंदौर ग्वालियर दोनों ही इसकी राजधानी थी, और 6-6 माह के लिए राजधानी यहाँ पर बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी बनाया गया और इंदौर यहाँ पर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। प्रथम हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो लीलाधर जोशी यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं, या प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर बताए जाते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर पार्ट बी के कौन थे। लेकिन जब 56 में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन होता है या पुनर्गठन फिर से होता है मध्य प्रदेश का, तो उस समय मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम तखतमल जैन था। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। देन हम आगे बात करते हैं पार्ट सी राज्य की। सो पार्ट सी राज्य में आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक एक पार्ट सी बनाया गया था, तथा
विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा को बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी रियासतें हैं यहाँ पर सेंट्रल इंडिया की, ठीक है। उत्तर वाली रियासतों को मिलाकर ही क्या बनाया गया, विंध्य प्रदेश बनाया गया। ये आप देख पा रहे हैं, विंध्य प्रदेश को ही पार्ट सी नाम दिया गया, ठीक है। रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है कि रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया था पार्ट सी की। आगे हम देखें पार्ट सी के बारे में। सो पार्ट सी के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नाम है, ठीक है। इसमें शामिल क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया की जो उत्तरी रियासतें हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। रीवा इसकी राजधानी है, ठीक है। राज्य के प्रथम प्रमुख हम अगर देखें तो रीवा के महाराजा या महाराज मार्तंड सिंह देव जो थे वो इसके प्रथम प्रमुख बनाए गए थे। 56 के समय अगर हम देखें कि भाई राज्य जब गठन यहाँ पर होता है तो उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित शंभूनाथ शुक्ल यहाँ पर, ये शुक्ला यहाँ पर क्या थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर माने जाते हैं। सो पार्ट सी में आपको याद रखना है कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, इसमें कौन से क्षेत्र शामिल करे गए थे, ठीक है, और इसके प्रथम प्रमुख कौन थे। तो यहाँ से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बन रहे होंगे, ठीक है। देन हम बात ही कर चुके हैं भाई मध्य प्रदेश में उस समय पार्ट ए था, ठीक है। पार्ट ए, बी और सी ही उस समय मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। पार्ट डी यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सो पार्ट सी एक स्टेट अलग से और बनाया गया था, इसको हम पृथक पार्ट सी स्टेट कह सकते हैं। एक तो आपका पार्ट सी में क्या था भाई, विंध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पर एक भोपाल राज्य अलग से या भोपाल स्टेट अलग से बनाया गया था। भोपाल को पृथक पार्ट सी का राज्य बनाया गया था तथा इसकी राजधानी को भोपाल ही बनाया गया। सो ये आता पार्ट सी के अंदर ही है, जिसको हम भोपाल स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये डी में नहीं आता, ये सी में ही आता है आपका, ठीक है। क्षेत्र यहाँ पर हम बात करें तो भोपाल आता है। इसके प्रथम प्रमुख जो थे वो नवाब हमीदुल्ला खान इसके प्रथम प्रमुख थे। 1956 में अगर हम देखें राज्य पुनर्गठन के समय तो यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जो थे वो प्रमुख बन जाते हैं। सो आगे आप फ्रेंड यहाँ पर देख पा रहे हैं पार्ट जो बी आपका था, ठीक है। पार्ट बी का नाम मध्य भारत था, ठीक है। इसमें 26 के लगभग रियासतें शामिल करी गई थी, ठीक है। और इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती थी, ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी कहते थे, और लीलाधर जोशी इसके क्या थे, प्रमुख थे। पार्ट सी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई पार्ट सी जो है इसको विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके, तो सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासतों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। राजधानी इसकी रीवा है, ठीक है। राज्य के प्रथम प्रमुख जो थे वो रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव थे, ठीक है। और 56 में राज्य पुनर्गठन के समय यहाँ पर मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित शंभूनाथ शुक्ला थे। पार्ट ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई पार्ट ए को हम मध्य प्रदेश यहाँ पर कह रहे हैं, जिसमें शामिल क्षेत्र हम देखते हैं तो बरार और सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ पर नागपुर हमें देखने के लिए मिलती है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं तो ई राघवेंद्र राव यहाँ पर राज्यपाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई इस समय जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रही थी 1956 और 1947 से 1956 के बीच में, कि मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब इस व्यवस्था से परेशानी क्या थी कि इस व्यवस्था से दक्षिण भारत के क्षेत्र में कुछ लोगों को यहाँ पर क्या थी, परेशानी यहाँ पर देखने के लिए आ रही थी, ठीक। तो यह में इस तरह की व्यवस्था थी कि भाई भारत में पार्ट ए, बी, सी और डी तरह के राज्य थे, और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भाई पार्ट ए, बी, सी हमें नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था जब मध्य प्रदेश में थी या भारत में इस तरह की व्यवस्था चल रही थी, तो इस व्यवस्था से परेशानी क्या थी, तो इस व्यवस्था से परेशानी ये थी कि इस व्यवस्था का विरोध स्टार्ट हो गया। विरोध आपका कहाँ स्टार्ट होता है, दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत के अंदर इस व्यवस्था का विरोध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब विरोध क्यों हो रहा है, तो लोगों को इस व्यवस्था से क्या परेशानी है, हम इसको डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस व्यवस्था का विरोध दक्षिण भारत में सबसे पहले उठता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो व्यवस्था उस समय भारत में थी या मध्य प्रदेश में थी, ठीक है, इस व्यवस्था का विरोध कहाँ से प्रारंभ होता है या कहाँ से स्टार्ट हो, देख पा रहे हैं आप कि दक्षिण भारत में इस व्यवस्था का विरोध यहाँ से स्टार्ट होने लगता है। विरोध क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि भाई उन्हें भाषा के आधार पर राज्य निर्माण चाहिए। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना है या राज्यों को हमारे लिए बनाया जाए, कि भाई जिस भाषा में जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग रहते हैं उनके लिए उसी तरह का स्टेट वहाँ पर बनाया जाए। जैसे दक्षिण भाषा के लोग जो हैं या तेलुगु भाषा के जो लोग हैं तो वो अपने लिए एक तमिलनाडु या अपने लिए एक मलयालम या अपने लिए अलग भाषा का एक राज्य चाहते होंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें गुजराती लोग हैं तो वो गुजराती भाषा का एक राज्य चाहते होंगे, ठीक है। यहाँ पर राजस्थानी लोग या राजपूत लोग हैं तो अपने लिए एक राजस्थान यहाँ पर एक अलग स्टेट चाहते होंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा के लोग हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र चाहते होंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लोग मराठी स्टेट चाहते होंगे। यहाँ पर अलग भाषाएँ हैं तो अलग भाषा का स्टेट यहाँ पर चाहते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर मांग उठने लगी कि भाई हमें भाषा के आधार पर क्या चाहिए, राज्य चाहिए। अब इसके आगे क्या होता है, हम बात करें तो
न्यायमूर्ति एस की धर की अध्यक्षता में एक आयोग यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग यहाँ पर बनाया जाता है। आयोग क्या डिसीजन लेता है, तो आयोग क्या करता है, इस चीज़ के लिए मना कर देता है। आयोग कहता है कि भाई भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की सिफारिश हम नहीं कर सकते हैं, या इस तरह का कोई राज्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आज अगर हम एक राज्य बना देंगे तो फिर 2 राज्य बन जाएंगे, 2 राज्य बन जाएंगे तो फिर 10 राज्य बन जाएंगे, और 10 बन जाएंगे तो क्या होगा, 50 राज्य बन जाएंगे, क्योंकि भारत में तो अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं। सो इसीलिए क्या किया इस आयोग ने, अपनी सिफारिश में इस चीज़ के लिए मना कर दिया, इस चीज़ को नकार दिया कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था, इस आयोग ने इस मांग को नकार दिया, इसके लिए मना कर दिया। जब इसके लिए मना कर दिया तो क्या किया गया कि धर आयोग की रिपोर्ट की जाँच करने के लिए जेपीबी एक समिति बनाई गई, ठीक है। जेपीबी समिति बनाई गई, और जेपीबी समिति इसलिए बनाई गई कि भाई आप धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करो कि इनने आखिर क्यों मना किया है, ठीक। सो इसका भी डिसीजन क्या होता है, ये भी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन यही हम मान सकते हैं कि भाई उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर हम एक स्टेट बना देते हैं भाषा के आधार पर, या 2 स्टेट हम बना देते हैं, तो फिर निरंतर क्या होगा, बहुत सारे स्टेट बनते चले जाएंगे। सो इसीलिए क्या किया इस आयोग ने भी यहाँ पर नकार दिया इस मांग को, या अस्वीकार कर दिया। जब इस मांग को अस्वीकार कर दिया तब हम देख पा रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत से ही यहाँ पर मुद्दा उठा था भाषा के आधार पर राज्य को बनाने का। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुल्लू करके एक नेता थे, ठीक है, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लीडर थे, जो दक्षिण भारत में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सो इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, आमरण अनशन स्टार्ट किया गया, डेथ स्ट्राइक, इनके अनशन स्टार्ट किया गया, जिसके तहत भूख हड़ताल इन्होंने की, ठीक है। और उस भूख हड़ताल के पश्चात क्या हुआ कि भाई उस भूख हड़ताल से जब इन्हें भूख हड़ताल स्टार्ट करी, या स्ट्राइक इन्हें स्टार्ट करी, तो उसके 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इन नेता की यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। जब डेथ हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो आंदोलन है वो थोड़ा सा उग्र यहाँ पर हो जाता है, या चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, हमें आगे विरोध वाली देखने के लिए मिलती हैं। तो आंदोलन उग्र हो जाता है, और जब आंदोलन उग्र हो जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कर देते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति की वहाँ पर डेथ हो जाती है, जो एक बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, तो उसके बाद लोग वहाँ पर भड़क जाते हैं, या विद्रोह जो है वो उग्र हो जाता है। और इस उग्र विद्रोह को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, और ये भाषा के आधार पर बनने वाला क्या हो जाता है, पहला राज्य हो जाता है भारत के अंदर। तो हमें ये भी याद रखना है, जो भाषा के आधार पर बनने वाला क्या था, पहला राज्य था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है दक्षिण में, कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला। अब जब भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन जाता है, तो और भी लोग क्या करते हैं, अन्य क्षेत्रों से मांग उठने लगती है कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर क्या होगा, राज्य निर्माण करना है, या हमें भी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करके दिया जाए, ठीक। सो इसी मांग को देखते हुए 1953 में फिर क्या निकल के आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग निकल कर आता है, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ पर निकल के आता है कि भाई इसको इस्टेब्लिश यहाँ पर कर दिया जाता है, इसका निर्माण यहाँ पर कर दिया जाता है, जो क्या करने वाला है, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को पूरा करने वाला है। सो आप देख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 एक आयोग यहाँ पर बना दिया जाता है। अब बात आती है कि इस आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो आयोग के अध्यक्ष का नाम फजल अली था, ये हमें याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, डेट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में पीएससी के अंदर कि भाई कब ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपको 1953 याद रखना है। देन आपको ये याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम फजल अली था, ठीक है। सदस्य की हम बात करते हैं हृदय नाथ कुंजरू यहाँ पर, और डॉक्टर के एम पणिक्कर जो हैं वो यहाँ पर इसके मेंबर या क्या थे, इसके सदस्य थे। 3 सदस्यीय आयोग था, तो हमें याद रखना है इसमें फजल अली जो थे इसके हेड थे, ठीक है, और 2 इसमें क्या थे, सदस्य थे, जिनमें पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पणिक्कर यहाँ पर थे। करता क्या है आयोग, सो आप देख सकते हैं आयोग का काम क्या था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी। मतलब इसने ये स्वीकार किया था कि भाई ठीक है, हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का गठन करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये बनाया गया था, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की इसने अनुशंसा की थी, ये हमें याद यहाँ पर रखना है। देन हम आगे बात करते हैं कि इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसके आधार पर इसने क्या किया, मध्य प्रदेश का निर्माण था, उस निर्माण
करने के लिए कुछ परिवर्तन की यहाँ पर मांग की है या कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए। इसने आयोग ने कहा कि भाई अगर आपको मध्य प्रदेश का निर्माण करना है तो ये परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे, तभी जाकर कहीं मध्य प्रदेश का निर्माण हम कर सकते हैं भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि देखो एक सिचुएशन यहाँ पर क्या बनती है भाई, अगर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में अगर 2 या 3 भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ पर हैं तो हम यहाँ पर भाषा का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर विरोध करेंगे तो फिर बंटवारा होगा। तो इसीलिए मध्य प्रदेश से हमें उन जगहों को यहाँ से निकालना पड़ेगा जिनमें अलग भाषा बोलने वाले हैं, चाहे वो हम मराठी भाषा बोलने वालों के बारे में बात करें, चाहे हम राजस्थानी भाषा बोलने वाले के बारे में बात करें, चाहे हम गुजराती भाषा बोलने वालों के बारे में बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यही एक प्रॉब्लम यहाँ पर थी। तो इसीलिए यहाँ पर आयोग ने कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए, कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए। तो परिवर्तन हमें पढ़ना है, हमें ये पता होने चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन क्या किया गया कि भाई जो विंध्य प्रदेश था और जो भोपाल था उसको पूर्णतः मध्य प्रदेश में शामिल कर लो भाई, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जो विंध्य प्रदेश आप देख सकते हैं जिसकी राजधानी रीवा थी, ठीक है, और जो पार्ट सी में आता था, ठीक है, और पार्ट सी में ही भोपाल आता था, तो इन दोनों को कहा गया कि भाई आप मध्य प्रदेश में शामिल कर लो, कोई परेशानी नहीं है। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका क्या था कि जो सेंट्रल प्रोविंस है और बरार है, इसमें 8 जो ऐसे मराठी भाषी जिले हैं जो मराठी भाषा बोलते हैं, जिनमें हम देखें तो बुल्डाना आता है, अकोला आता है, अमरावती है, यवतमाल है, वर्धा है, भंडारा, चांदा, नागपुर, ये बॉम्बे राज्य को दे दिया जाए। मतलब वहीं बगल में हमने देखा भाई बॉम्बे स्टेट था, तो ये बॉम्बे स्टेट को दे दिया जाए क्योंकि ये मराठी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र हमें यहाँ से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी का जो भी क्षेत्र बच जाता है वो सारा आप सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर सकते हो, मतलब बाकी का क्षेत्र आप मध्य प्रदेश में शामिल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, 8 मराठी भाषी जो जिले हैं, ठीक है, वो जो जिले हैं उनको मध्य प्रदेश से निकालना पड़ेगा और वो कहाँ दिए जाएंगे, तो वो बॉम्बे राज्य को दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो क्षेत्र आपका सेंट्रल प्रोविंस है या बरार है वो सारा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अगला चेंजेस यहाँ पर क्या होता है, अगला चेंज ये होता है, ये कहते हैं कि भाई मध्य भारत का जो मंदसौर जिला है, ठीक है, मंदसौर जिले में एक भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लें आप, ठीक है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। और इस तहसील का एक गांव है सुनील टप्पा, जो राजस्थान को दिया जाए, ठीक है। तो ये राजस्थान को दिया गया, बाकी का सारा मध्य भारत में शामिल कर लिया गया। एक चेंज ये हुआ था, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं कि कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी इसको विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। कोटा जिले की एक सिरोंज तहसील थी, ठीक है, कोटा जिले की एक सिरोंज तहसील थी, तो इसको मध्य प्रदेश की विदिशा के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये कुछ चेंज थे 4 तरह के जो हमने देखे भाई, 4 तरह के यहाँ पर चेंज किए गए। और चेंज करने के बाद फिर क्या किया गया, मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पर किया गया। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये आप देख पा रहे हैं कि भाई ये पार्ट बी है, ठीक है, ये आपके पास पार्ट यहाँ पर सी है और ये आपके पास यहाँ पर पार्ट ए है। सो पार्ट ए में आपने देखा कि भाई यहाँ से क्या किया गया, 8 मराठी भाषी जिलों को निकाला गया, जिनमें हमने देखा भाई बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, चांदा और नागपुर। ये मराठी भाषी जिले जो थे ये बॉम्बे स्टेट को दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर ये बॉम्बे स्टेट को दिए गए साउथ में, ठीक है, जो बॉम्बे स्टेट था, ये जो बाद में आगे चलकर महाराष्ट्र बना, बॉम्बे स्टेट को दे दिए गए, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो था ये यहीं मिला लिया गया, बघेलखंड छत्तीसगढ़ यहीं शामिल कर लिया गया, ठीक है ना, ठीक है, ये हम देख चुके। और पार्ट सी आपका जो था उसमें आप देख सकते हैं विंध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है भाई, यहाँ चेंज हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर राजस्थान में क्या किया गया, सुनील टप्पा जो गाँव था वो राजस्थान को दिया गया, पहली चीज़ हमें ये देखने मिली, ठीक है। और मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी इसको क्या किया गया, मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक। तो ये आप यहाँ पर क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है भाई, 1956 के टाइम पीरियड में फिर मध्य प्रदेश निकल कर आता है, या मध्य प्रदेश का यहाँ पर गठन हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब मध्य प्रदेश का यहाँ पर गठन किया गया था, तो मध्य प्रदेश समय जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, इस मैप में आप समझ पा रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, एरिया था, ठीक है। वर्तमान में हम देखते हैं तो हमारे पास एरिया जो होता है वो 3,08,252 निकल कर आता है। कुछ बुक्स में आपको 252 की जगह 245 दिख सकता है या 246 दिख सकता है। तो ये मामला जो है वो छत्तीसगढ़ विभाजन के समय में आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय यहाँ पर एक किरार घाटी करके आती है, ठीक है। अगर उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लेते हैं तो 252 हम उस एरिया को काउंट करते हैं, और अगर ये छत्तीसगढ़ में हम शामिल कर लेते हैं तो उसको 245 शामिल हम करते हैं। ये उसके ऊपर विवाद है, तो यही हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भाई 4,43,446 जो था वो कंप्लीट यहाँ पर स्क्वायर एरिया था, तो यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं कि भाई जो पूर्व से पश्चिम था या उत्तर से दक्षिण जो था वो विस्तार क्या था, तो अगर आप पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1127 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि भाई पूर्व से पश्चिम अगर आप जाते हो, पूर्व से पश्चिम अगर आप काउंट करते हो तो 1127 आपको देखने के लिए मिलता है।
वहीं अगर आप उत्तर से दक्षिण जाते हो तो 996 किलोमीटर यहाँ पर आपको एरिया देखने के लिए हमें मिल रहा होता है। और हमने जो नवीन मध्य प्रदेश था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पर हमें पूर्व से पश्चिम 870 मिल रहा था और उत्तर से दक्षिण हमने क्या देखा था भाई 605 यहाँ पर देखा था। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। वहीं हमने बात क्या करी थी कि भाई नवीन जो एरिया हमारे पास है वो 3,08,252 है, या कहीं कहीं 245 ये लिखा होता है। सो ये हमने देखा था। सो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, 996, ठीक है, और 1127। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जो पुराना मध्य प्रदेश था या 1956 में गठन के समय मध्य प्रदेश का एरिया कितना था, तो आप इसको याद रख सकते हो कि भाई एरिया जो था वो 4,43,440 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि 996 और 1127। आगे हम देखते हैं कि भाई आयोग की अनुशंसा के आधार पर क्या किया गया। 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें क्या थे 43 जिले शामिल थे, ठीक। सो इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम 1956 से लेकर 2000 तक की स्थितियों को देखेंगे कि भाई 1956 से लेकर 2000 तक कितने जिले बनाए गए और क्या क्या चीज़ यहाँ पर आए। फिर हम देखने वाले हैं कि 2000 में छत्तीसगढ़ कैसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया और कितने जिले यहाँ पर अब बचे और कितने जिले अब छत्तीसगढ़ के अंदर शामिल हो गए। सो ये कहानी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। Thanks for watching this video.